Good morning class. Today we are going to study chapter number 18. Chapter 18 Preposition. First you should know that what is preposition. Preposition is the thing by which we can relate one object to the second object within a sentence. It means in the sentence when the two objects are given, like if I take the example of tea and example of cup. So what we write? We write tea is in the cup. So what we need? We need one adverb, that is the basic need of a sentence. Tea is the subject and in. This is the word by which we can relate tea and cup. So the word in is preposition. It is preposition. So what is the preposition? Preposition is the thing by which we relate one object to the another. Okay. So preposition tells you the three things, that what is the place of an object, what is the time of an object, and what is the status of an what is the direction of an object. So three types are there of preposition. First one, the preposition has three types. So first we should know that the preposition has three types. The first one, that is of place, preposition of place. Number two, of time, and third one, that is of direction. Yes? Okay, so preposition are three. The first one, that is place, second one is of time, and third one is about the direction. So you see that the preposition of three types, and according to those I am going to tell you some preposition based on their types. Okay, so in the of place, like on, at, below, over, upon, under, above. Many are there of the place. Okay. Yes. If I talk about the time, like at, much हो सकता है. much कहाँ से हो जाएगा? Much of your time. मैम इसमें क्या होगा? Much of the time. वो तो मात्रा है ना, मात्रा में कहाँ पता चलता है? मात्रा में तो या तो डिटर्मिनर होगा या तो मैम एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव याद है ना? हाँ, इसके अलावा ये क्या करती? और टाइम वाले में, हाँ, टाइम में ऑन भी आता है आपका, टाइम में आपका अनटिल आता है, टिल आता है, बाय भी आ जाता है, उसके अलावा ड्यूरिंग आ जाता है, बिटवीन भी आ जाता है. अब कहोगे कि मैम बिटवीन इसमें भी आता है बच्चों, ठीक है. कुछ ऐसे प्रेपोजिशन है जिनका यूज प्लेस में भी होता है और टाइम में भी होता है. इसीलिए मैं तुम लोगों को पहले प्लेस पढ़ाऊंगी, फिर टाइम पढ़ाऊंगी और फिर डायरेक्शन पढ़ाऊंगी, ठीक है. जैसे देखो, डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका? टूवर्ड्स, अपवर्ड्स, ऑनवर्ड्स और बैकवर्ड, फॉरवर्ड. तो many are there. Okay, so we have seen the difference between preposition of place, time and direction. अब इतना पढ़ने के बाद हम इनके डायरेक्टली यूज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें preposition में कोई डेफिनेशन, किसी उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ जरूरत है किस चीज की? एक्सरसाइज एंड द लास्ट एंड द लीस्ट एक्सरसाइज. ठीक है, केवल एक्सरसाइज ही आपको प्रेपोजिशन
सॉल्व करा सकती है। एक्सरसाइज से ही आप प्रेपोजिशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रेपोजिशन आपको कभी नहीं आएगा। आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी प्रेपोजिशन आपको नहीं आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसको बच्चे बचपन से पढ़ना चालू करते हैं और बुढ़ापे तक पढ़ते रहते हैं, फिर भी उन्हें क्लियर नहीं होता कि प्रेपोजिशन कहाँ यूज होगा। इसलिए मैं आप लोगों को 6 में ही सारी बातें बता दूंगी, ताकि आपको 7th 8th में भी मुझे प्रेपोजिशन पढ़ाना पड़े। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग जब 7th 8th में जाओगे तो आपको प्रेपोजिशन मुंह जबानी ही आने लगेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे, सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज पर चलने से पहले मैं तुम लोगों को एक दो वर्ड्स ऐसे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के, जो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है? नहीं तो आप लोग डायरेक्टली जाओगे तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। पहली चीज, पहला वर्ड होता है आपका इन, इसके बारे में जानना। इन का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि टी इज इन द कप। अब क्या है, वो कप के अंदर रखी हुई है ना, तो हम इन लगा देंगे, ठीक है? अभी ये इन का यूज हम प्लेस के लिए बात कर रहे हैं, फिर से समझ लो। मैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में जब इनका यूज होता है तो कहां पर होता है मैं बता रही हूँ। दूसरा एट होता है। एट का यूज टाइम में भी होता है, डायरेक्शन में भी होता है और प्लेस में भी होता है। लेकिन एट का यूज प्लेस में कैसे होता है ये देखो। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, आपके पापा अगर आपसे कोई पूछे कि वेयर इज योर फादर, अगर आपके पापा ऑफिस गए हुए हैं तो आप क्या बताओगे? माय फादर इज इन द ऑफिस। क्या बताओगे? माय फादर इज एट द ऑफिस, मतलब मेरे पापा ऑफिस के। अब तुम्हें तो ये नहीं पता है ना कि पापा उस वक्त ऑफिस के अंदर बैठे हैं, कि पापा के उसके ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, कि छत पर बैठे हुए हैं, कि गैराज में घुसे हुए हैं, ये तो नहीं पता आपको। तो आप क्या कहोगे कि ऑफिस में है पापा। अब आप तो यही बता रहे हो ना। तो इंस्टीट्यूशन के लिए आपने क्या यूज कर दिया? एट यूज कर दिया। अब जैसे आपको मानो कि आपकी मम्मी मॉल गई हुई है, तो आप क्या बताओगे? माय मदर हैज गॉन टू गॉन एट द मॉल। गॉन एट द मॉल मतलब मॉल के अंदर गई है कि मॉल के बाहर है मुझे नहीं पता, पर वो मॉल बोल कर गई है, इसलिए क्या लगा देंगे? एट द मॉल। क्या हो जाएगा? एट द मॉल। तो एक तरीके से क्या हो गया, हम ये कह दिए, ये हमारे कहने का मतलब है मेन, कि हम एट का यूज किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए करते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि वो अंदर है या बाहर है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं माय फादर इज इन द ऑफिस, इसका मतलब आप ये क्लियरली डिफाइन करना चाहते हो कि तुम्हारे पापा पक्का ऑफिस के अंदर ही बैठे हैं, बाहर नहीं बैठे होंगे। पक्का कहाँ बैठे होंगे? अंदर बैठे होंगे। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो और आप प्रिंसिपल का ऑफिस पूछते हो गेट पर, तो आपको गेट कीपर क्या बताएगा कि प्रिंसिपल ऑफिस इज इन द बिल्डिंग। क्या बताएगा? इज इन द सेकेंड बिल्डिंग, 4th बिल्डिंग। क्यों बताएगा वो ऐसा? क्योंकि वो ये आपको डिफाइन करना चाहता है, क्लियरली डिफाइन करना चाहता है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है, ठीक है? तो यहाँ पर एट का यूज मैंने क्या बताया कि जब हम किसी चीज की ऐसी परिस्थिति के बारे में बता रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठा है, बाहर बैठा है, उसके अगल बगल बैठा है, बस हमें ये पता है कि वो उस वक्त उस जगह पर होता होगा, उसका लोकेशन ये होता होगा, इसलिए हम एट का यूज करते हैं। मैं बोलूंगी माय फादर इज एट द ऑफिस, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑन। ऑन के बारे में जानो। ऑन का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। उसके अलावा हम अपॉन का यूज भी करते हैं। तो इसलिए दोनों का अंतर जान लो एकदम बिल्कुल। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेंगे सारे बच्चे। जब मैं पूछूंगी केवल तभी सारे बच्चे बोलेंगे, ठीक है? अभी ध्यान से सुनो। ऑन का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है लेकिन वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक मीन्स वो कोई चीज जो एकदम स्थिर बनी हुई है, चल फिर नहीं रही है। जैसे मैं कहूँ कि कप जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब कप क्या है? चल तो रहा नहीं है खुद से। तो ऑन क्या हो गया एक तरीके से कि वो उस चीज पर रखा हुआ है। क्लास मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? नहीं समझ में आ रही है बताओ।
हाँ समझ में आ रही है ना? ठीक है ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो लिसन टू मी, अब देखो ऑन का यूज हम कब करेंगे? जब कोई चीज किसी चीज पर स्थिरता से रखी हुई है। जैसे मैं कहूँ कि कप इज ऑन द टेबल, ये क्या हो गया? यहाँ पर कप क्या है? वो चल नहीं रहा, ठीक है। अब मैं कहूँ अपॉन, मैं कहूँ एन आंट इज मूविंग ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या है कि जो आंट है वो क्या कर रही है? सॉरी अपॉन, यहाँ पे अपॉन होगा बच्चों, ठीक है। तो सॉरी, हाँ यहाँ पर क्या लगा मैंने? अपॉन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि आंट क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। अगर आंट मूव कर रही है तो वो अपॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कार जो होती है वो रोड पर चल रही होती है, तो रोड पर क्या है? अगर खड़ी है तो क्या बोलोगे? द कार इज ऑन द रोड। लेकिन अगर कार जो है वो चल रही है रोड पर तो क्या बोलोगे? द कार इज मूविंग अपॉन द रोड। क्लास अंडरस्टूड? यस मैम। चलो अब अगला देखो अंडर। अब अंडर के बारे में जानो। अंडर क्या होता है? अंडर का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं कैट इज अंडर द कारपेट, ठीक है, कारपेट। बिल्ली कहाँ बैठी है? ये है तुम्हारा कारपेट और यहाँ पर आपका छोटा सा बिल्ला है, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है? ये है आपका कारपेट। कारपेट के नीचे क्या है? आपकी कैट है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? कैट इज अंडर द कारपेट। लेकिन अब ध्यान से सुनो इस बात को, कभी कभी क्या होता है कि कैट यहाँ पर अंडर की जगह पर अंडरनीथ का भी यूज किया जाता है। अब आप कहोगे कि मैम तो मैं कैसे पता करूंगी कि मुझे अंडर लगाना है या अंडरनीथ लगाना है? ये आप लोगों का काम नहीं है। अंडरनीथ लगाना या अंडर लगाना दोनों का ही सेम मतलब होता है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अंडर का यूज हम ज्यादातर जब दो चीजों के बीच में हल्की सी स्पेस होती है तो हम अंडर का यूज करते हैं। लेकिन कोई चीज किसी चीज के ठीक नीचे होती है तो हम अंडरनीथ का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि टेबल है, टेबल के ऊपर कप रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर टेबल के नीचे किसी ने गम चिपका दिया हो तो वहां पर किसका यूज करोगे? अंडरनीथ का यूज करोगे, अंडर का यूज नहीं करोगे, ठीक है। क्या मतलब कि कोई चीज अगर किसी सरफेस के ठीक नीचे है, मतलब इसके नीचे चिपकी हुई है। तुम लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जब दो गैंगस्टर आपस में मीटिंग करते थे तो वो क्या करते थे? बंदूकों को अपनी टेबल के नीचे चिपका लेते थे, करते थे ना ऐसा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत वहां से गोली को उखाड़ करके गोली मारी जा सके। ऐसा होता था ना फिल्मों में, ठीक है। तो ये ऐसे सीन्स को, इसका मतलब वहां पर क्या होता था? गोली को नीचे क्या किया जाता था? स्टिक कर दिया जाता था। तो वहां पर वो क्या कौन सा सीन होगा? वो क्या हो जाएगा? अंडरनीथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलेगा कोई नहीं, उसे क्या बोलेंगे? वहां पर हम अंडरनीथ का यूज करेंगे। समझ में आ गया सबको? आगे चलो। ठीक ठीक ठीक, चलो अब आगे देखो। अब मैं बता रही हूँ ओवर के बारे में। ओवर का मतलब कोई चीज किसी चीज से हायर पोजीशन पे। हायर पोजीशन मतलब यहाँ पर टीचर प्रिंसिपल वाला पोजीशन नहीं है। यहाँ पर किसी चीज की स्थिति की बात हो रही है कि मेजरमेंट में कोई चीज कितनी ऊपर है। जैसे मैं कहूँ कि आपकी क्लास में, जैसे ये आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास की वॉल है, ठीक है। यहाँ पर एक विंडो है, विंडो के ऊपर एक कैलेंडर लगा हुआ है। किसकी पोजीशन हायर है? कैलेंडर। बिल्कुल, कैलेंडर की पोजीशन हायर है। तो क्या बताओगे? कैलेंडर इज अबव द, कैलेंडर इज अबव द, बिल्कुल, कैलेंडर इज सॉरी विंडो, कैलेंडर इज अबव द विंडो। मैं वॉल बोल रही हूँ। या ओवर नहीं लगा सकते क्या? इसमें लगा। क्यों? क्यों? अब नहीं बताएगा कोई, ध्यान से सुनो। ओवर का यूज यहाँ पर हम ओवर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? इसकी बात को सुनो। वैसे तो ओवर और अबव दोनों को लोग एक्सचेंज कर देते हैं, कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि हम
ओवर का यूज केवल तब लगाते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है लेकिन उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई कांटेक्ट नहीं होता। जैसे देखो ये दोनों ही चीजें क्या है, दीवार जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक रोड हो, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया हो। क्या बनाया गया हो? एक ब्रिज बनाया गया हो। ये ब्रिज है बच्चों, ये नीचे रोड जा रही है, टिक 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 टिक, ठीक है, ये रोड जा रही है। तो यहाँ क्या है? ये रोड है, रोड के ऊपर ब्रिज है। तो क्या बोलोगे तुम? ब्रिज इज ओवर द रोड। सही है? यस मैम। हाँ, इसीलिए मेरी बात सुनो। जब तुम लोग जब कोई ब्रिज इसके ऊपर बनाया गया है तो वो क्या है, इसीलिए जब भी कहते हैं ना रोड पे जो ब्रिज होते हैं ना बच्चों, जो ट्रैफिक कम करने के लिए बनाते हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं? ओवर ब्रिज। क्या बोलते हैं? उन्हें अबव ब्रिज नहीं बोला जाता, उन्हें ओवर ब्रिज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? वो रोड के ठीक ऊपर होते हैं। उसके अलावा यहाँ जो ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज ये क्या है? ये आपके रोड के दोनों पार साइड गया हुआ है, है ना? तो ऐसे ब्रिज को हम अक्रॉस द ब्रिज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्रॉस द रोड हो जाएगा। क्यों कहोगे? क्योंकि ये दोनों पार कर रहा है, दोनों एजेस को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों एजेस को टच कर रहा है। जो कोई भी चीज अगर दोनों एजेस को टच करती है, वो भी खासकर लेन्स वाली चीज है। किसकी? लेन्स वाली। जो लेन मतलब जैसे रोड की लेन होती है, फुटपाथ की लेन होती है, नदी की लेन होती है, ये सारी चीजें जिनमें एजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों के अगर कोई चीज आर के पार होती है तो उसके लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। तो समझ में आया? अक्रॉस का यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अबव का यूज समझ में आ गया, ओवर का यूज समझ में आ गया। आगे बढ़ूं? कैलेंडर्स वाले में हाँ, बदलो आपको से टच नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पे अबव का यूज होगा, ठीक है। चलो अब अगला है, आप लोग बिटवीन के बारे में जानो। बिटवीन का यूज हम कब करते हैं? जब हम कोई दो चीजों के बीच में किसी चीज को रख देते हैं तो वो बिटवीन हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारी दोनों आंखों के बीच में क्या होती है? हमारी नोज होती है ना। मम्मियाँ बिंदी कहाँ लगाती हैं? दोनों आईब्रोज के बीच में लगाती है ना। तो क्या लगा बोलोगे कि बिंदी इज बिटवीन दी आईब्रोज, ठीक है। लेकिन मानो आपके गाल में ढेर सारे क्या है? तिल हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक तिल अलग सा है, ठीक है। कोई एक तिल है जो एकदम बिल्कुल मोटा सा है, निकला हुआ है, ठीक है, लेकिन उन तिलों में वो अलग ही दिखता है, बहुत ही डार्क है। तो आप क्या बोलोगे? द डार्केस्ट डॉट। क्या बोलोगे? द डार्केस्ट डॉट इज बता रहे हैं। द डार्केस्ट डॉट, क्या मैंने लिखा? डार्केस्ट डॉट इज अमंग नहीं, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। हम बिटवीन होगा? नहीं, बिटवीन नहीं होगा। यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, सेंटेंस क्रिएट नहीं हो रहा। रुको मैं बता रही हूँ, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल मैं दूसरा दूंगी आप लोग को, अमंग वाला। जैसे मैं बोलूँ कि आप लोग किसी जगह पर कोई सेरेमनी को वो करने गए हो, ठीक है, सेरेमनी अटेंड करने गए हो, और आपको वहाँ पर सबके बारे में इंट्रोडक्शन होता है कि क्या कहते हैं, ये सिंगर है, ये डांसर है, ये है, वो है। लेकिन आप लोगों में से सारे लोग जो है वो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, लेकिन अचानक आप लोगों की पार्टी में कोई ऐसा आ जाता है जो कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बस उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो आप क्या बताओगे? There is one footballer among us। आया समझ में? यहाँ पर हमने क्या किया गया है? देखो, हमारे बीच में एक फुटबॉलर है, हमारे बीच में एक फुटबॉलर है, मतलब हमारे बहुत सारे लोग हैं
उनके बीच में एक पर्टिकुलर आदमी फुटबॉलर है, बाकी सारे लोग क्या हैं, लिटरेचर से रिलेटेड है, मतलब साहित्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया अबव और सॉरी बिटवीन और अमंग का। अब अमंग मैंने बता दिया, अब क्या मैं बताना है मुझे, हाँ मैं बिहाइंड बता देती हूँ। बिहाइंड का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के पीछे है। जैसे मानो मैं एक रो है, ठीक है, एक रो में यहाँ पर मोहन खड़ा है, यहाँ पर मोहित खड़ा, सॉरी यहाँ पर मोहन खड़ा है, यहाँ पे सोहन खड़ा है, यहाँ पर रोहन खड़ा है। ठीक है, तो अब बताओ मोहन के पीछे कौन, सोहन, सोहन के पीछे कौन, रोहन। तो क्या बोलेगा, मोहन बोलेगा सोहन इज बिहाइंड द मोहन, क्या हो जाएगा, सोहन इज बिहाइंड द मोहन। और लेकिन ध्यान रखना कोई भी चीज क्या होती है, सापेक्षिक होती है। कैसी होती है, सापेक्षिक। सापेक्षिक मतलब कि कोई चीज एस्पेक्टियल होती है। एस्पेक्टियल मतलब अगर कोई आदमी यहां से देखे तो ये आदमी पीछे होगा, लेकिन इधर से देखेगा, सॉरी मैम ये वाला हिल रहा है, नीचे वाला है। चला गया, मैम ये अच्छा अच्छा, मैम उसको ऊपर कर दीजिए। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, हाँ अब देखो जैसे मैं कह रही थी कि क्या है, सोहन इज बिहाइंड द मोहन। ये आदमी यहाँ से देख रहा है तो वो उसे कैसे दिखेगा, ये आगे दिखाई देगा, ये उसके पीछे दिखाई देगा, ये उसके पीछे, ये उसके पीछे, ये उसके पीछे। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ से देखेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये राइट, ये राइट हो जाएगा, ये इसके ठीक सामने स्ट्रेट हो जाएगा। इस आदमी के लिए ये स्ट्रेट हो जाएगा और ये लेफ्ट 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 लेफ्ट। तो ये डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो आप डायरेक्शन देखे बिना आप बिहाइंड का यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्लास बिहाइंड का मतलब समझ गए आप लोग? You can see that there is a picture given in your book, and with the help of that picture many examples are given. If class you are having the book, you can see in your book the first example is the rocking chair is under the fan. Okay, next one, the book is under the lamp shade. So you see the direction are clearly given. That under का मतलब क्या हुआ, vertically below. दूसरा अंडर का क्या मतलब है, वर्टिकली बिलो। वर्टिकली मतलब ठीक नीचे, वर्टिकली मतलब ठीक नीचे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस होता है। एक वॉल पर अगर कोई चीज ऊपर लगी हुई है और कोई चीज नीचे लगी हुई है तो वहां पर क्या होगा, बिलो का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे, ठीक नीचे रखी हुई है और उन लोगों का आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो वहां पर हम अंडर का यूज करते हैं। अगला देखो, ओवर लगा हुआ है, द फैन इज ओवर द गर्ल्स हेड। अब फिर देखो उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, इसलिए हमने ओवर लगाया है। ठीक है, अबव नहीं लगाया, क्या लगाया, ओवर लगाया है। अब देखो, कर्टेन रॉड इज अबव द विंडो, दिख रहा है? जिसके पास बुक है वो देख लेगा, समझ में आ जाएगा उसको। एट द हायर लेवल। अगला क्या है, द पेंटिंग इज अबव द विंडो एट द हायर लेवल। द विंडो इज बिलो द पेंटिंग। ये सारी चीजें आप लोग समझ में आ जाएंगी। अगला क्या है, देखो बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, बगल। बिसाइड का मतलब बगल। जैसे मानो यहाँ पे सीता बैठी हुई है और यहाँ पर रीता बैठी हुई है, तो रीता क्या, तो हम क्या बोलेंगे, रीता इज बिसाइड द सीता। रीता इज बिसाइड सीता, तो हम ये क्या बोलेंगे, इसके ठीक बगल में है। अब बिसाइड्स क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, एक्सेप्शन। जैसे मानो कि आपकी पार्टी में, आपने पार्टी में अपनी क्लास के सारे बच्चों को बुलाया, लेकिन सारे बच्चे आए सिर्फ रितेश को छोड़कर। किसको छोड़कर, रितेश को छोड़कर। तो आप क्या बोलोगे, बिसाइड्स रितेश एवरीवन ऑफ माय क्लास हैज कम। मतलब रितेश को छोड़कर सारे लोग मेरे यहाँ आए। तो ये क्या हो गया, ये बिसाइड्स का क्या मतलब हो गया, एक्सेप्शनल केस। ठीक है, underline only the preposition of place in the following passage. So there is a passage given in your book. 2 exercises are over.
No, no. Class, exercise A and exercise B and exercise 8. Okay. So class, let me give you one example of A. Exercise A का example आप लोग देख लो. Exercise A में underline the preposition in the following sentence. पहला sentence है this exercise will not take much of your time. तो इसमें कौन सा आपका हो गया? Of. क्या हो जाएगा? ठीक है. हाँ. नेक्स्ट वाला क्या है? The child is sitting on the chair. तो क्या हो जाएगा? On. These are the answer of exercise A का 1 and 2. Now in the exercise B, it is given underline the preposition and circle their object in the given sentence. So the first one is already done. Let me tell you the second one of B. Don't lean against the cupboard. Don't lean against the cupboard. Okay, so you see that against and cupboard उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो पूरे को आप क्या बना दोगे? इनसर्कल कर दोगे. ठीक है, अगेंस्ट द कपबोर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बी एक्सरसाइज में मैंने बता दिया. सी वाली एक्सरसाइज है अंडरलाइन द ओनली preposition of place in the following passage. In the first one, Humayun's tomb is in Delhi. So what is the preposition of place? In. Class 10. I'm in. Very good. It is in Delhi. So in यहाँ पर क्या हो जाएगा? Preposition of place हो जाएगा. इस तरीके से सारे preposition of place को आपको underline कर लेना है. समझ गए? Yes. अब preposition of time और preposition of direction मैं कल बताऊंगी. ठीक है? So class for today this much only and kindly do the exercise A, B, C at your home. Okay? A, B and C is your homework and Ma'am, this is and you have to do all the exercises in your book. Thanks, ma'am, for teaching us. Thank you, ma'am.